जब से होश संभाला शरारतों में दिल लग गया। किताबों से भागती थी। स्कूल में भी तालीमी पोजीशन बेहतर न थी। अम्मी कहती, खुदा जाने इस पर किसी ने जादू कर दिया है जो दिल लगाकर पढ़ती ही नहीं। अब्बू जान काफ़ी अरसे से सऊदी अरब में थे। वहाँ उनका कारोबार था। हम बच्चे अम्मी जान की निगरानी में परवरिश पा रहे थे। मेरा 5वीं जमात का इम्तिहान था। अम्मी को बेहद फिक्र थी कि ये पढ़ती नहीं है, ज़रूर फेल होगी। तब उन्होंने शकीब के ज़िम्मे ये काम लगा दिया कि वो शाम को 1-2 घंटे मुझे और दूसरे बच्चों को पढ़ाए। शकीब रिश्ते में हमारा कज़न लगता था। वो इस बात पर रजामंद हो गया। उन दिनों उसकी उम्र 18 साल थी और मैं बमुश्किल 12 बरस की थी। माशाअल्लाह मेरी सेहत काबिले रिश्क थी, इसलिए मैं 16 बरस की लगती थी। ख्यालात भी जल्द ही आसमान तक परवाज करने लगे। शकीब से घर के तमाम बच्चे दिलचस्पी के साथ पढ़ रहे थे, लेकिन मैं पढ़ाई में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करती थी। पड़ोस में मेरी एक सहेली बनी हुई थी जिसका नाम कौकब था। वो मुझसे 4 साल बड़ी थी, लेकिन स्कूल नहीं जाती थी। उसने 5वीं जमात के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और अब घर में बोर होती थी। वो अक्सर मुझे बुला लेती और कभी खुद आ जाती थी। जब से उसे पता चला कि मेरा कज़न हमें पढ़ाने आता है, उसे तजस्सुस लग गया। वो हर वक्त पूछती कि वो कैसा है, तुमसे बातें करता है, क्या बातें करता है, ऐसी वैसी बातें तो नहीं करता। इसकी अपनी तबीयत ही ऐसी थी, इसलिए ख्यालात भी भटके हुए थे। उसे घर में अकेले घुटन होती थी, तभी हमारी तरफ रुख करती। उसने मुझे ऐसी वैसी बातों का मतलब समझाना शुरू कर दिया और जो कुछ खुद ना कर सकती थी, मुझे सिखाने लगी। कभी रोमानवी अशार लिख देती कि जब शकीर तुम्हें कॉपी पर होमवर्क दे तो ये शेर लिख देना, और कभी समझाती कि एक बात के 2 मतलब भी होते हैं, कुछ ऐसी बातें सीख लो। शुरू में मेरा जहन परागंधा रहने लगा। एक तो मुझे पढ़ाई से बुखार चढ़ता था, दूसरे कौकब मेरी जान को आ गई। मैं तंग आकर उसे कहती, अरे मधुबाला, तू खुद आकर शकीब से पढ़ ले, मुझे क्यों खार करना चाहती है। वो बेचारा मासूम सा लड़का है, कहीं अम्मी जान से मेरी शिकायत न कर दे। आप हैरान न हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टीन एज की लड़कियाँ अक्सर ऐसे रवैये अपनाती हैं और इसी किस्म की बातें सोचती हैं। ये एक फितरी अमल है जिससे वालिदैन अक्सर गाफिल होते हैं। हालांकि यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़े मसाइल पैदा करती हैं। जो इशारे मुझे कोकब ने सिखाए थे, अब मैंने उनसे काम लेना शुरू कर दिया। मसलन शकीब मुझे पढ़ा रहा होता तो मैं अचानक बीच में बोल पड़ती, आप कितने अच्छे हैं, कल क्यों नहीं आए? उफ, क्या बताऊं मुझे कितनी परेशानी हुई, आपका बहुत इंतज़ार किया। वो जवाब देता, पढ़ती तो हो नहीं, फिर परेशानी क्यों होती है और इंतज़ार किस बात का? मैं कहती, मैंने सोचा कहीं आपको बुखार ना हो गया हो, बस इसी बात से परेशानी हो गई थी। वो कहता, बुखार तो तुम्हें किताब देखकर चढ़ता है, पढ़ने से जी चुराती हो। देखो अगर तुम नहीं पढ़ोगी तो पिछले साल की तरह फेल हो जाओगी। अब तक 2 साल से 5वीं में हो, ये बड़ी शर्म की बात है। उसकी नसीहतें शुरू हो जाती और मुझे नींद आने लगती। मैं मुंह फाड़ फाड़ कर जमाइयाँ हीने लगती तो वो मायूस हो जाता। वो नेक नीयत था और मेरी अम्मी को किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देना चाहता था। मुसलसल कोशिशें इंसान को कामयाबी से हमकिनार कर देती हैं। फिर मैंने महसूस किया कि उसके दिल में मेरे लिए कोई नर्म गोशा पैदा हो चुका है, मगर वो इसका इजहार करना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक गरीब लड़का था। अम्मी जान उसे ट्यूशन फीस के तौर पर काफ़ी रकम देती थी, जिससे वो अपनी तालीम जारी रखे हुए था। ये रकम उसके लिए नेमत गैर मुतरक़िबा से कम नहीं थी। वो भला इतनी अच्छी आमदनी को हाथ से क्यों जाने देता? 2 साल तक शकीब हमारे घर बच्चों को पढ़ाने आता रहा। अब मैं मज़ीद खूबसूरत और कदावर हो गई थी। मेरी माँ के सलीके की शोहरत थी, इसलिए मेरे लिए रिश्ते आने लगे। लोगों को पता था कि माँ सलीकामंद है और वालिदैन जहेज़ में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ख़ानदान के हर घर की ख्वाहिश थी कि मैं ही उनके घर की बहू बनूं, चुनाचे काफ़ी रिश्ते आए। इसी दौरान एक खातून जो शादियां करवाती थीं अम्मी के पास आईं और बताया कि एक रिश्ता मेरी नज़र में है। लड़का पढ़ा लिखा और हुनरमंद है, दौलतमंद लोग हैं और लाहौर में बिजनेस है। अगर तुम रजामंद हो जाओ तो तुम्हारी बेटी सारी ज़िंदगी ऐश करेगी। उन दिनों शकीब मुल्तान चला गया था, जहाँ उसे इम्तिहानात देने थे। घर वालों के पास उसका नया पता नहीं था, लिहाजा अम्मी जान उसे मेरी शादी का कार्ड ना भेज सकीं, जिसका उन्हें बेहद दुख था। खैर, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मैं और नजीब बालाखिर रिश्ताए इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। कुछ दिन तो खुशी में गुजरे, लेकिन फिर तल्ख हकीकतें सामने आने लगी। बिजनेस का असल मालिक नजीब का बड़ा भाई था और उसी की कमाई पर पूरे ख़ानदान का गुजारा था। नजीब को कुछ ही दिनों बाद उन्होंने बिजनेस से ये कहकर अलहदा कर दिया कि अब अपना कमाओ और अपना खाओ। उनकी कपड़े की दुकानें लाहौर के मशहूर बाजार में थीं, जहाँ से लाखों की आमदनी होती थी। नजीब को हर माह एक माकूल रकम वजीफ़ा मिलती थी।
जबकि मकान और गाड़ियां उनके वालिद साहब के तसर्रुफ में थीं। शुरू में तमाम घर वाले मुझे बहुत चाहते थे। सास तो बिल्कुल बेटियों जैसा समझती थी। जब घर में मेहमान आते तो मुझे बड़ी खुशी होती। मैं उनकी खातिर तवाज़ो करती और उनसे खूब बातें करती। लेकिन रफ्ता रफ्ता सास का रवैया बदलने लगा। वो कहने लगी, आखिर कब तक बड़ा भाई कमाएगा और छोटा बैठा खाएगा, अब नजीब को खुद कमाना चाहिए। मैंने एक रोज़ कहा, अम्मी जान आप इनको भी कोई कारोबार सेट करवा दें ताकि ये भी कमाने लगे। वो कहने लगी, हम चलते हुए कारोबार से सरमाया नहीं निकाल सकते, हम नजीब को सिर्फ दुकान दे सकते हैं। तुम अपने वालिदैन से कहो कि वो सरमाया लगाकर दुकान सेट कर दें ताकि ये कमाने लगे। इसकी कमाई तुम्हारे ही काम आएगी, हम इसमें से कुछ नहीं लेंगे। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। मेरी अम्मी ने उन लोगों को अमीर समझकर मेरा रिश्ता दिया था। क्या खबर थी कि ये सरमाया भी हमसे मांगेंगे। जब कोई बेटी देता है तो अच्छी तवक्कुआत के साथ देता है। उस वक्त जहन में ऐसी कारोबारी बातें नहीं होती, क्योंकि ऐसी बातें शादी को कामयाब बनाने के बजाय नाकामी से हमकिनार कर देती हैं। मैंने जब अपने वालिद से रकम मांगने से इनकार कर दिया तो सास का रवैया बिल्कुल बदल गया। वो बात बात पर उलझने लगी और मुझे जहनी तौर पर परेशान करने लगी। मैंने नजीब से शिकायत की तो उसने कहा, वो माँ बाप हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर कुछ कहूँगा तो ये जो हर माह वजीफ़ा मिलता है ये भी बंद हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। कपड़े, दीगर अखराजात और गाड़ी का पेट्रोल वगैरह हम उन्हीं पैसों से पूरा करते थे। सास ससुर के साथ मुश्तरका फैमिली सिस्टम में रहने की वजह से बिजली के बिल और खाना वगैरह उनकी तरफ से होता था। सास ने घर से मुलाजिम निकाल दिए। जेठानी कम काम करती थी क्योंकि उसके शौहर की अपनी आमदनी थी। अब मुझसे घर का सारा काम करवाया जाने लगा, बर्तन, झाड़ू, पोंछा और कपड़े धोना। गोया अब मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि मुलाजिमा थी, क्योंकि मेरा शौहर कमा कर नहीं लाता था। मैंने भला कभी ऐसी ज़िंदगी गुजारी थी? मेरे मैके में 10 नौकर होते थे और मैंने कभी काम को हाथ तक नहीं लगाया था। अब मजबूरन किचन संभालना पड़ा। बर्तन धोने से हाथ खराब हो गए, झाड़ू लगाते हुए कमर में दर्द हो जाता और पोंछा लगाने से हाथों में कट्ठे पड़ने लगे। मैं काम करते हुए रोती जाती और सोचती कि काश मेरी माँ खुद सलीकाशार होने के साथ मुझे भी घर का काम सिखा देती तो आज मुझे इतनी दुश्वारी ना होती। 2 माह भी ये सख्ती ताब ना ला सकी और अम्मी जान को फ़ोन करके सब हालात बता दिए। मैंने कहा, ये लोग मेरे वालिदैन से सरमाया मांगते हैं और कहते हैं कि दामाद को काम दिलवाओ वरना ये भूखे मरेंगे, मैं तो इन हालात में मर जाऊंगी। अम्मी जान ने आकर सास से बात की और पूछा कि क्या आप लोगों ने रकम के लिए रिश्ता किया था? अगर ऐसी बात थी तो पहले बताते। वो कहने लगी, बेटियों का भी जायदाद में हिस्सा होता है, आप उसका हिस्सा सरमाई की सूरत में दे दें, उसके अपने काम आएगा। जब वक्त आएगा और जायदाद बटेगी तो उसका हिस्सा उसे मिल जाएगा। अम्मी जान ये कहकर चली गईं। उनके जाने के बाद मेरी शामत आ गई। जेठ ने माहाना रकम देना बंद कर दी। कुछ दिन नजीब ने उनकी दुकान पर बतौर मुलाजिम काम किया, लेकिन भाई का रिश्ता हो तो मुलाजिम बनकर काम करना मुश्किल होता है। जब भाई ने डांट डपट की तो उसने काम पर जाना छोड़ दिया। मेरे वालिद साहब ने कहलवाया कि मैं दामाद को किसी अच्छी मुलाजमत पर लगवा देता हूँ, क्योंकि उनका काफ़ी असर और रसूख था। जब मैंने नजीब से ये बात की तभी ये इंकिशाफ हुआ कि वो BA पास भी नहीं है। उन्होंने हमें धोखा देने के लिए जाली डिग्रियां दिखाई थीं। वो पढ़ा लिखा होना तो दूर, अपना नाम भी बमुश्किल लिख सकता था। इन हालात ने नजीब को मुझसे बदजन करना शुरू कर दिया। वो घर वालों के रवैये से सख्त परेशान था, जबकि मैं उसकी परेशानी कम करने का सोचती रहती। इसीलिए घर का सारा काम करती, रोती जाती और खामोशी से जिम्मेदारियां निभाती रहती। नजीब की तबीयत में चिड़चिड़ापन आ गया। जब से जेब खर्च बंद हुआ वो मुझे काट खाने को दौड़ने लगा। मैं अम्मी को फ़ोन करती तो वो अपने ड्राइवर के हाथ 2-4 हज़ार रुपये भिजवा देती। जब रकम ख़त्म हो जाती तो नजीब का मूड फिर ख़राब हो जाता। अम्मी कभी किसी के हाथ तो कभी किसी के ज़रिए पैसे भिजवाती रहती। मैं जब उनसे बात करती तो नजीब को मेरा अपने अजीज़ों से बातें करना भी अच्छा नहीं लगता था। वो मुझे बात बात पर डांटता और कहता, किसी से इतनी फ्री मत हुआ करो, बस अपने काम से काम रखा करो। हर इंसान अपने माहौल से बनता है और उसका रवैया उसके माहौल का आईनादार होता है। आदमी को बचपन से जो परवरिश और माहौल मिलता है वो उसे कैसे भूल सकता है। लेकिन नजीब अब बिल्कुल बदल चुका था और ज़रा सी बात पर मुझसे लड़ने झगड़ने लगा था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मेरे कपड़े धोकर कलफ लगा दो और इस्त्री कर दो। वो कुल 10 जोड़े थे, सूती और सफ़ेद रंग के। उनको कलफ लगाकर इस्त्री करना बड़े दिल गुर्दे का काम था और ऐसे काम मैंने मैके में कभी नहीं किए थे। मैंने कलफ बनाया तो वो बहुत सख्त बन गया। जब कपड़ों को लगाया तो कलफ पानी में घुलने के बजाय फुटकियां बन गया और कपड़ों पर जगह जगह चिपक गया। कपड़े लकड़ी के तख्ते की मानिंद अकड़ गए।
सुबह 7 बजे से इस्त्री करने बैठी तो दोपहर हो गई, मगर मुझसे 2 जोड़े भी इस्त्री न हो सके। मैं पसीना पसीना हो गई और रोने लगी। तब सास चिल्लाने लगी कि बिजली का कितना बिल आ जाएगा, सुबह से इस्त्री कर रही हो और कपड़े वैसे के वैसे रखे हैं, इससे बेहतर है कि धोबी को भिजवा दो। असल में ये काम धोबी का ही था, लेकिन मैं धोबी को कैसे भिजवाती? 10 जोड़ों की धुलाई और वो भी कल्फ वाली, इतना बल मैं कहाँ से देती? इसी बात पर झगड़ा हो गया। मुझे नजीब से हमदर्दी की उम्मीद थी, मगर उसने उल्टा मुझे ही डांटा कि इतना सा काम नहीं कर सकती, बीवियां तो शौहरों के कपड़े तैयार करती हैं, इस नवाबजादी से तो कुछ नहीं होता। मैंने पलट कर कहा, वो धोबने रही होंगी, मैं किसी धोबी के खानदान से नहीं हूँ कि ये काम जानूं। जिसका काम उसी को साझे। मेरे यहाँ तमाम कपड़े धोबियों से धुलवाए जाते हैं, ये रेशम या नायलॉन के कपड़े तो नहीं जो घर में आसानी से धुल जाएं। सास ने फौरन कहा, ये बहू हमारे काम की नहीं है, इसे मैके भिजवा दो, ये हमारे आगे ज़बान चलाती है। सास के उकसाने पर नजीब ने मुझे खूब मारा, यहाँ तक कि मेरे बदन पर नील पड़ गए। मैंने रोते हुए अम्मी को फ़ोन किया तो वो कहने लगी, तुम्हारे झगड़े के बीच में हम नहीं आएंगे, वरना बात और बढ़ जाएगी। तुम रिक्शा पकड़कर घर आ जाओ, बाकी हम बाद में देख लेंगे। गाड़ी की चाबी नजीब के पास थी, इसीलिए उसे कहना बेकार था। मैंने रिक्शा लिया और अम्मी के पास आ गई। अम्मी ने मेरा हाल देखा तो तड़प उठी, लेकिन अब क्या कर सकती थीं, जो होना था वो हो चुका था। एक दिन बेटी को बाबल का घर छोड़कर पराए घर जाना ही पड़ता है, ये अज़ल की रेत है। तमाम वालिदैन अपनी बेटी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन तकदीर पर किसी का जोर नहीं होता। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि माँ बाप बर देख सकते हैं, तकदीर नहीं। डैडी का कहना था कि नजीब फ़िलहाल 5 लाख से काम शुरू कर दे, जब काम जम जाएगा और मज़ीद सरमाए की ज़रूरत होगी तो मैं इंतज़ाम कर दूंगा। मगर नजीब को ये बात मंजूर ना थी। उसका इसरार था कि वो यकमुश्त 50 लाख से कारोबार शुरू करेगा, क्योंकि थोड़े सरमाए से कुछ नहीं बनता, बल्कि वो भी बर्बाद हो जाता है। आखिरकार नजीब ने हालात से तंग आकर मुझे इतना मारा कि मेरी हालत गैर हो गई। मैं रोती चिल्लाती माँ के पास पहुंची। मेरी हालत देखकर माँ बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो मैंने साफ कह दिया कि अब मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, इससे बेहतर है कि जहर खाकर मर जाऊं, वरना आपको मेरी लाश ही मिलेगी। माँ मेरी बात समझ गई, क्योंकि वो माँ होने के साथ साथ एक औरत भी थी, और एक औरत ही दूसरी औरत के दुख को महसूस कर सकती है। इन दिनों मैं उम्मीद से थी, लेकिन नजीब ने फिर भी मुझे तलाक दे दी। 7 माह बाद कुदरत ने मुझे एक फूल सी बच्ची से नवाजा, जिसका नाम अम्मी जान ने हिना रखा। हिना के आने से मेरे दुखी दिल को सहारा मिल गया। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी, वो एक खिलौने की तरह थी। घर वाले सब उससे बहुत प्यार करते थे और मैं उसे देखकर ही जीती थी। नजीब और उसके घर वालों ने इसरार किया कि बच्ची उनके हवाले कर दी जाए, लेकिन अदालत ने फैसला दिया कि बच्ची बुलूगत तक माँ के पास ही रहेगी। उन दिनों शकीब फिर से हमारे घर आने लगा था, क्योंकि उसे गुल को पढ़ाना था। जब उसने मेरे हालात और मेरी बदली हुई हालत देखी तो वो परेशान हो गया, क्योंकि शादी से पहले मैं बहुत हंसमुख और शरारती हुआ करती थी। आखिर एक दिन उसे मुझसे बात करने का मौका मिल गया। तब उसने कहा, नाइला, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और ये तभी मुमकिन है जब तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने उसकी मुफलिसी से दामन बचाने के लिए कहा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मेरा जवाब सुनकर वो खामोश हो गया। उन दिनों शकीब के वालिदैन उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। कई रिश्ते देखे गए, मगर शकीब ने हर बार इनकार कर दिया। अब मैं तलाक याफ्ता और एक बेटी की माँ थी, मगर शकीब अब भी मुझे अपनाना चाहता था। वो मेरे दुख दर्द में शरीक होना चाहता था। ऐसे हालात में कौन किसी की तरफ देखता है, लेकिन वो खुलूस नीयत के साथ मेरा हाथ थामने को तैयार था। ये एक बहुत अच्छा रिश्ता था। वो एक बेहतरीन हमसफ़र और मेरी बच्ची के लिए बेहतरीन बाप साबित हो सकता था। शकीब ने कई बार कोशिश की, मगर जाने क्यों मैंने हर बार उसे कोई ना कोई बेकार सा जवाब देकर डाल दिया। आखिरकार उसने अपने माँ बाप की बात मान ली और जहाँ उन्होंने कहा वहाँ एक फरमाबरदार बेटे की तरह सर झुका दिया। उसकी शादी एक मुतवस्सित घराने की लड़की से हो गई। वो अंदर से गमगीन था, मगर ऊपर से खुशी जाहिर कर रहा था। मैंने भी बड़ी गर्मजोशी के साथ उसकी शादी में शिरकत की। वो अब भी हमारे घर गुल को पढ़ाने आता था, मगर ये बात उसकी बीवी को पसंद ना थी। जब वो मुझसे बात करता तो वो नाराज़ हो जाती और अपने वालिदैन से कहती कि शकीब नायला की खातिर वहाँ जाता है, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए और ना ही उससे बात करनी चाहिए। इस बात पर जब सास ने शकीब से बात पूछ की तो उसने साफ कह दिया, मैं आज से नहीं, उस वक्त से गुल को पढ़ाने जा रहा हूँ जब वो 4th क्लास में था, और अब तो उसे FSC की तैयारी करनी है। मैं वहाँ नायला की खातिर नहीं जाता। खुदा इंसान के हालात हमेशा एक से नहीं रखता।
कभी दिन बड़े होते हैं तो कभी रातें। कुछ अरसे बाद ही शकीब को बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई और उनके घरेलू हालात संवर गए। फिर उनके ताया जो इंग्लैंड में तवील अरसे से मुकीम थे और बेऔलाद थे, उनका इंतकाल पाकिस्तान में हुआ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही वसीयत करके अपना तमाम सरमाया और उम्र भर की कमाई शकीब के नाम कर दी थी। अचानक इतनी बड़ी रकम मिलने से शकीब के वारे न्यारे हो गए। इतनी दौलत देखकर मेरी भी आंखें खुल गईं और मुझे यकीन हो गया कि खुदा जिसे चाहे और जब चाहे नवाज देता है और जिसे चाहे कंगाल कर देता है। दौलतमंद होने के बावजूद शकीब हमारे घर आता था, मगर वो दुखी नजर आता था क्योंकि उसे अपनी बीवी का प्यार ना मिल सका था। वो अफसुर्दा और बुझा बुझा सा रहता था। बज़ाहिर हंसता मुस्कुराता था, लेकिन अंदर से बहुत संजीदा और बिखरा हुआ था। इन्हीं दिनों अब्बू जान को सऊदिया में हार्ट अटैक हो गया, जिसके बाद हमें माली परेशानियों ने घेर लिया। अब एहसास हुआ कि दौलत तो आनी जानी शय है। माँ हर वक्त यही सोचती थी कि जवान बेटी को कब तक घर बिठा कर रखूंगी, इसका मुस्तकबिल क्या होगा। एक दिन शकीब आया तो वो बहुत पुरवकार लग रहा था। उसका खूबसूरत सूट उसकी शख्सियत पर जच रहा था। अम्मी किसी गहरी सोच में गुम बैठी थीं। उसे देखकर शकीब ने कहा, खाला जान, मैं किस लिए हूँ? आप मुझे बताइए, क्या बात है? मैं आपकी हर परेशानी दूर कर दूंगा। ये अल्फाज उसने इतने खुलूस और सच्चाई से कहे कि मेरी आंखों में आंसू भर आए। तब मैं सोचने लगी कि वाकई अच्छे इंसान कभी कभी ही मिलते हैं। ये हमारी बदकिस्मती होती है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और अगर पहचान भी लें तो कदर नहीं करते। ऐ काश मैं बता सकती कि अम्मी जान को मेरी ही परेशानी खाई जा रही है। काश मैंने वक्त पर शकीब से शादी कर ली होती तो आज अम्मी को ये दुख ना होता और हम दोनों भी कितने खुश रहते। लेकिन अब क्या हो सकता था, वक्त हाथ से निकल चुका था। सच कहते हैं कि अगर सही वक्त पर सही फैसला ना किया जाए तो सिर्फ पछतावा ही बाकी रह जाता है, क्योंकि गया वक्त कभी लौट कर नहीं आता।